हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मई 2025 का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। पहला, जो इंडिया का रैंक है, इकोनॉमिक रैंक, जीडीपी के टर्म्स में हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी हो चुके हैं वर्ल्ड के। तो इसको हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और काफ़ी चांसेस हैं कि इस साल मेंस में ये क्वेश्चन आप देखोगे। प्रीलिम्स में भी आ सकता है, बट मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस साल। एंड द सेकंड इज द मैथ ऑफ हाउ इंडिया कोस्ट लाइन लाइटेंड विदाउट गेनिंग लैंड। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ना, किनारा किनारा जो है वो बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? पहले 7500 किलोमीटर के आसपास था, अभी मोर देन 11,000 किलोमीटर है। ये दोनों टॉपिक, बोथ द टॉपिक्स आर हाईली हाईली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, इस साल के मेंस एग्जामिनेशन। तो आप देखते रहिए। तो ये अनाउंसमेंट किसने किया? नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम साहब। तो इन्होंने अनाउंस किया, इंडिया हैज सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड पोइज टू डिस्प्लेस जर्मनी। और नेक्स्ट 2.5-3 साल में हम जर्मनी को भी डिस्प्लेस कर देंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। अभी अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया का जीडीपी कितना हो गया है? 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। जापान का कितना था? 4.18 ट्रिलियन डॉलर। तो नंबर 1 पे था यूएस, जो कि अभी भी है। नंबर 2 पे था जापान, सॉरी चाइना, जो कि अभी भी है। नंबर 3 पे जर्मनी था। नंबर 4 पे था जापान। और अब आ गया है इंडिया, और जापान चला गया है 5वें पे। कुछ महीनों पहले तक या सालों पहले तक हम बोले तो जापान थर्ड पे हुआ करता था, जर्मनी ने उसको टेक ओवर किया और फिर इंडिया ने यहाँ पे टेक ओवर किया। तो हम लोग ये 5 कंट्रीज को देख रहे हैं जो नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में टॉप 5 पोजीशन बनाई हुई हैं। ये रिपोर्ट आया कहाँ से? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से आया, जो आईएमएफ ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। और आईएमएफ ने ये बोला कि इंडिया जो है, इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। मेजर इकोनॉमी जो है, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2 इस साल बना रहेगा, अगले साल भी 6.3, जो कि थोड़ा सा कम है हमारे एक्सपेक्टेशन से। हम 8-9% या डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 2015 से अगर हम कंपेयर करें तो हमने अपने जीडीपी को डबल कर लिया है। 15 में हम 2.1 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी थे, और अभी हम लोग 4.19 ट्रिलियन, मतलब ऑलमोस्ट डबल हमारा इकोनॉमी हो गया है। और ये 10 साल में अगर इकोनॉमी डबल हो रहा है, दैट इज नॉट टू बैड। बट इससे फास्ट हमारे इकोनॉमी डबल होना चाहिए। वी शुड डबल आवर इकोनॉमी एवरी 7-8 ईयर्स, सो दैट कि हमारा यहाँ पे, उसके लिए हमारे पास 9% 10% का ग्रोथ रेट होना चाहिए। तो हम जाके 10% ग्रोथ रेट में हम 7-8 ईयर्स में अपना इकोनॉमी डबल कर पाएंगे। बट ठीक है, अभी हम जर्मनी से पीछे चल रहे हैं और 2028 तक हम जर्मनी को भी सरपास कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंट्रीज की बात करें, देखो ये ग्रीन है जो यूके है, जो ऑरेंज है वो जर्मनी है, जो यहाँ पे लाइट थोड़ा डार्क ब्लू है यूएस है, फिर वैसे ही जापान है। चाइना को रेड से डिपिक्ट किया गया है, और इंडिया को थोड़ा डार्क ब्लू टाइप शेड से डिपिक्ट किया गया है। इंडिया जो है, अगर हम परचेजिंग पावर पेरिटी की बात करें, परचेजिंग पावर पेरिटी क्या है? जो गुड्स इंडिया में, चाय इंडिया में कितने की मिलती है? 20 रुपये 10 रुपये की मिलेगी, यूएस में $1 का मिलेगा। तो जो चाय 20 रुपये की यहाँ मिलेगी, $1 का वहां मिलेगा, मतलब 20 रुपये का परचेजिंग पावर उतना ही है जितना $1 का है। तो उस हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो थर्ड टर्म में आ जाएगी। सिर्फ चाय की बात नहीं हो रही है, ऐसे बहुत सारे गुड्स का बास्केट बना लीजिए, यूएस में और इंडिया में, दोनों को कंपैरिजन पे डाल दीजिए। तो वैसा करिएगा तो इंडिया की इकोनॉमी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। अदरवाइज $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज के आसपास होता है, इसमें इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी पीछे आ जाती है, जो कि फोर्थ पोजीशन पे आ जाती है। तो इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे है। सबसे ऊपर चाइना दिखेगा आपको पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। सेकंड पे यूएस, थर्ड पे इंडिया, और फोर्थ पे आपको दिखेगा जापान। अब हम जीडीपी की बात करें, एट करंट प्राइसेस की बात करें, तो परचेजिंग पावर की बात नहीं करें, तो देखो ये कंट्री जो आपको दिखेगा, ये कंट्री कौन सा है? ये कंट्री आपको सबसे आगे निकलता हुआ यूएस दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जर्मनी जो है वो थोड़ा पीछे आपको दिखेगा। जर्मनी जो है सेकंड पोजीशन पे आपको दिखेगा, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर की अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की बात, इंडिया जो है यहाँ पे काफी पीछे आपको दिखता हुआ नजर आएगा। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो पर पर्सन, पर कैपिटा इंडिया देखो यहाँ है, बहुत नीचे है इन तीनों कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया पर पर्सन। क्योंकि हमारा जीडीपी तो ज्यादा हो गया, बट पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। पॉपुलेशन भी तो 140 करोड़ प्लस है, 150 करोड़ होने वाली है। इंडिया
पावर्स पास जापान फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट लार्जेस्ट यूएस $30 ट्रिलियन, सेकेंड ऑलमोस्ट 20 चाइना, जर्मनी ऑलमोस्ट 5 हो जाएगा एक साल में, इंडिया 4.2 के आसपास, जापान जो है वो 4.186 के आसपास है, यूके, और यहाँ लास्ट में ब्राजील आपको 10th नंबर पे दिखेगा। तो ये टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। अब बात करते हैं की डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने वाले क्या क्या फैक्टर्स रहे और क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। तो हमेशा इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर जो इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव करता है वो है कंजम्पशन। और कंजम्पशन में प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट मतलब हम जैसे इंडिविजुअल हो गए या प्राइवेट कंपनीज हो गई, रिलायंस, अडानी ग्रुप। तो ये प्राइवेट कंट्रीज जो कंजम्पशन करती हैं, हम जो कपड़े खरीदते हैं, हम जो जूते खरीदते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो मूवीज देखते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का हम कंजम्पशन करते हैं, उसका एक लार्जेस्ट शेयर है हमारी जीडीपी को ग्रोथ को फ्यूल करने में। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल शिफ्ट होगा, कंजम्पशन और बढ़ेगा। पहले क्या था, लोग के पास पैसे होते थे तो लोग गुड्स खरीदते थे, अब लोग ईएमआई पे खरीदने लगे, नो कॉस्ट ईएमआई, और अब बिना नो कॉस्ट के भी खरीद रहे हैं। मतलब कंजम्पशन जो है बिना पैसे के बढ़ता जा रहा है। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ता रहेगा और हमारा जीडीपी भी बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे पॉपुलेशन अर्बनाइज होती जाएगी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ यूनिक एज इंडियाज मीडियन एज इज जस्ट 29 ईयर्स। इंडिया का मीडियन एज जो है, अगर हम सारे लोगों को लाइन में खड़ा करते हैं और मीडियन एज की कैलकुलेशन करें तो 29 ईयर्स के आसपास आता है। तो हम लोग स्टिल यंग हैं और आगे आने वाले डिकेड्स में भी हम काफ़ी कंजम्पशन करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होते रहेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, एनर्जी का, डिजिटल कनेक्टिविटी का, स्टार्टअप्स हब बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया की इकोनॉमी को क्या करेंगी, ग्रो कराएंगी। की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ और ज़्यादा होते रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन इंडिया ने 2014 से चला रखा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2018 से चल रहा है कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनको टैक्स और बाकी चीज़ों में क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। ग्लोबल रीअलाइनमेंट भी हो रहा है। एप्पल जैसी कंट्रीज, एप्पल जैसी कंपनी जिनका चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो इंडिया की तरफ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपना शिफ्ट कर रही हैं। टेस्ला से भी बात कर रही है, चल रही है एलोन मस्क से कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में भी लेके आए। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के डेवलपमेंट को, ग्रोथ को ड्राइव करेंगी। रिफॉर्म ड्रिवन ग्रोथ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रिफॉर्म तो हमने कर ही दिया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का भी रिफॉर्म किया था जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आसान होता जाए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किए गए। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जिससे कि हमारा जो रिलायंस है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। आत्मनिर्भर भारत, ये सब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा ड्राइव करने वाली है। अब नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी में क्या डिफरेंस है आपको बता ही दिया। नॉमिनल जीडीपी मतलब नॉमिनल, सीधे इंडिया का जीडीपी जो है रुपीज में आएगा, उसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए। किस तरह से डॉलर में कन्वर्ट करिएगा, 85 रुपीज इज इक्वल टू $1। मैं ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको, 84 या 83 जो भी होगा। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा तो इंडिया का जीडीपी आ जाएगा। बट पीपीपी में आप दोनों जगह, इंडिया और यूएस में, एक सेम बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विस रखिए, है ना, जिसमें चाय हो गया, कपड़े हो गए, खाना हो गया, है ना, और दोनों का सामान खरीदिए। खरीदने के बाद पता चला कि इंडिया में जो चीज 10,000 की आ रही है वो चीज यूएस में $500 में खरीदी जा रही है। तो इस हिसाब से कन्वर्जन करोगे तो सिर्फ 20 रुपीज के आसपास हो जाएगा आपका $1। तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी ज्यादा बड़ी दिखेगी क्योंकि $1.85 में ज्यादा छोटी हमारी इकोनॉमी दिखेगी और $1.20 में ज्यादा बड़ी दिखेगी। तो पीपीपी जीडीपी में हमने जापान को 2009 में ही ओवरटेक कर लिया था। इंडिया हैज रिटेन थर्ड पोजीशन और पीपीपी में तो हम और पीछे जाने वाले नहीं हैं। पीपीपी में हम और बढ़ते ही जाएंगे और यूएस को भी सरपास करेंगे। पीपीपी में चाइना पहले है, यूएस बाद में है, इंडिया थर्ड पे है। पीपीपी में हम यूएस को सरपास करेंगे आगे आने वाले 15-20 सालों में, ठीक है, या 10 साल में भी सरपास कर सकते हैं। और नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में चाइना का जीडीपी बढ़ता जा रहा है, हमारा भी बढ़ेगा, बट चाइना को पता नहीं हम कब ओवरटेक कर पाए। 2070 तक नॉमिनल में शायद यूएस को कर पाए, बट चाइना को शायद कर नहीं पाए। जीडीपी नंबर्स, जीडीपी करंट ईयर्स में इंडिया गोज पास जापान, बिकम द थर्ड लार्जेस्ट, ये बहुत पुराना हो चुका है। हाउ डू एक्सचेंज रेट अफेक्ट नॉमिनल जीडीपी। एक्सचेंज रेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सचेंज रेट कैसे इंपैक्ट करती हैं। कई बार अगर हमारा ग्रोथ सब ठीक है बट सिर्फ एक्सचेंज रेट खराब हो गया, $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज की जगह 90 रुपीज हो गया, तो हमारा जीडीपी गिर जाएगा डॉलर में।
₹80 हो गया तो हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा डॉलर में। सिर्फ इतने से ही जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी चेंज हो सकता है। तो सिर्फ करेंसी का डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन से भी जीडीपी चेंज हो सकता है। वीकर करेंसी जो जी हुए, फॉर एग्जांपल रुपीज या पाकिस्तान का रुपीज या किसी और कंट्री का अगर वीकर करेंसी होगा तो उसका जीडीपी जो होगा वो बहुत कम दिखेगा नॉमिनल टर्म्स पे, क्योंकि उनका करेंसी जो है यूएस डॉलर के मुकाबले काफी वीक है, तो उनका कन्वर्जन जो आएगा वो यूएस डॉलर के मुकाबले काफी कम आएगा। इस पर कैपिटा जीडीपी मोर रिफ्लेक्सिव? यस, पर कैपिटा जीडीपी ही तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि पर पॉपुलेशन से डिवाइड करके तो आपको बात करना ही पड़ेगा। किसी के घर में 1 लाख की इनकम है बट 20 लोग खाने वाले हैं, किसी घर में 50,000 की इनकम है बट 2 लोग खाने वाले हैं, तो यहाँ पे पर पर्सन 5,000 ही आ रहा है, यहाँ पे पर पर्सन 25,000 आ रहा है। तो ये चीजें तो जरूर इम्पैक्ट करती ही हैं और करती रहेंगी। बेटर इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? हमेशा पर कैपिटा जीडीपी में हम बात करेंगे। highlights income distribution and dividend development needs. Low per capita GDP suggests widespread poverty and unequal wealth distribution. अगर पर कैपिटा जीडीपी कम है इसका मतलब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है और पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। चैलेंजेस सराउंडिंग इंडियाज ग्रोथ। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कहाँ वॉर होता रहेगा, ट्रंप साहब क्या करेंगे, ट्रेड वॉर होगा कि नहीं होगा, ये सब सारी चीजें इंडिया की ग्रोथ के लिए अनसर्टेनिटी पैदा करती हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइस वोलेटिलिटी खासकर क्रूड ऑयल और बाकी इसेंशियल गुड्स में एक बहुत ज़्यादा शॉक पैदा कर सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट चैलेंज है ही एआई वगैरह के आने से। ट्रेड डेफिसिट, हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे कम ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट बनता है, जो हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक चीज़ है, वो हमारे ग्रोथ को कम करता है। वे फॉरवर्ड क्या है? हम सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल में काम करें, लोगों को स्किल करें, लोगों को एजुकेट करें, जो ऑलरेडी एजुकेटेड है उनको स्किल करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हेल्थ एजुकेशन, फोकस ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वोलाटाइल ग्लोबल मार्केट पे वोलाटाइल जो है उस पर डिपेंडेंसी अपना धीरे धीरे करके कम करें। हम लोग मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे ज़्यादा फोकस करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को उससे बूस्ट मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्ट करें जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और गवर्नेंस बेटर होगा। फोकस ऑन सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट बैलेंस ग्रोथ विथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हमारा ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेंस के लिए हाईली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोथ द टॉपिक्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंस एग्जामिनेशन। द मैथ्स ऑफ हाउ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथेंड विदाउट गेनिंग लैंड। विदाउट लैंड, बिना लैंड गेन किए हुए इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो कोस्ट लाइन कैसे बढ़ गया वो हमें ध्यान में रखना है ना। विदाउट गेनिंग लैंड, ठीक है। ये मैप तो अच्छा नहीं बना खैर, बट मैं थोड़ा अच्छा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। अगर हम लोग मैप बनाते हैं, है ना, ठीक है, ये भी मैप तो अच्छा नहीं बना, बट देखिए ये हमारा सब कोस्ट लाइन आ जाता है, गुजरात वाला इलाका, और यहाँ वेस्ट बंगाल तक कोस्ट लाइन आ जाता है। यहाँ बांग्लादेश को आप छोड़ दो तो वेस्ट बंगाल तक, साथ में कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार में भी आ जाएगा, साथ में कोस्ट लाइन लक्षद्वीप में भी आ जाएगा। तो पहले हमारा जो कोस्ट लाइन था मेजरमेंट वो 1500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर के अराउंड था। बट अभी गवर्नमेंट इसको 11098, मतलब हम अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें 11010 ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। 010 नहीं, 11100, 11100 किलोमीटर के आसपास आप याद रख सकते हो। और इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है, जो मेजरमेंट की टेक्निक्स हैं, कार्टोग्राफिक टूल्स, वो उनको और ज़्यादा यूज़ किया है कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे बेंडिंग होती है उस तरह से और ज़्यादा अच्छा कोस्ट लाइन का यूज किया गया है। यूज ऑफ हाई रेजोल्यूशन मैपिंग टेक्निक, पहले हम 1917 में मैपिंग टेक्निक में रेजोल्यूशन हाई नहीं था, अभी रेजोल्यूशन हाई हो गया है। नैरो टाइडल क्रीक्स एंड सैंड बार दैट वर प्रीवियसली ओमिटेड आर नाउ इंक्लूडेड। नैरो सैंड बार्स हैं, टाइडल क्रीक्स हैं, वो पहले इंक्लूड नहीं किए जाते थे। इस्चुरीज, नमकीन पानी, टाइडल फ्लैट्स, कोस्टल रिजेस, इनलेट्स, ये सब इंक्लूड नहीं किया जाता था। मतलब जो भी आपके कोस्ट लाइन पे छोटी छोटी और जो फॉर्मेशन होता था, लैंडस्केप फॉर्मेशन था छोटा छोटा, वो सब इंक्लूड नहीं होता था। लैंडस्केप फॉर्मेशन में इनलेट्स आता है, कोस्टल रिजेस आते हैं, टाइडल फ्लैट्स आते हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का इतना अच्छे से काउंटिंग नहीं हो पाया था, वो सारा कुछ अब एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई थ्योरी। अब इससे बात ये हो गया कि इससे हमें फायदा क्या होने वाला है। अपडेट
क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें यूज हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स नेविगेशन चार्ट, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीडार, लीडार मतलब लाइट से, लाइट इमेज से हम लोगों ने डिटेक्शन किया, यहाँ पे डिटेक्टिंग एपर्चर रडार, जीपीएस यूपीएस यूज करके हम लोगों ने ज़्यादा अच्छा मैप इस समय बनाया है, ड्रोन्स वगैरह से, सैटेलाइट इमेजेस से ज़्यादा अच्छा मैप बनाया है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और बेटर होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम और बेटर होगा, कोस्टल रेगुलेशन, कोस्टल एरियाज का रेगुलेशन कि कहाँ पे घर बनने चाहिए, कहाँ पे होटल्स बनने चाहिए, और बेटर किया जा सकेगा, क्लाइमेट रेजिलियंस और बेटर होगा, ये सारा काम और बेटर किया जा सकेगा। मैरीटाइम सर्विलेंस, मैरीटाइम का सर्विलेंस यहाँ पे डिजास्टर के लिए या किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट के लिए और बढ़िया से किया जा सकेगा। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो किसी भी कोस्ट लाइन से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा एरियाज कवर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिशरीज, ऑयल, गैस एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा दूर तक कर पाएंगे। रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, फिशरीज में है ऑब्वियसली, गुजरात में, तमिलनाडु में, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड में है, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ऑफ शोर किनारे पे एनर्जी रिसोर्सेज में है, मुंबई हाई इज अ मेजर offshore oil field, while Gujarat and Tamil Nadu are exploring offshore wind energy projects. Resource potential of the long coastline of India, resource potential क्या है, tourism and blue economy development, tourism and blue economy का development करना होगा, एक्वाकल्चर एंड कोस्टल एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड कोस्टल एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करना होगा। आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव डेवलप्ड लार्ज स्केल श्रिम्प एक्वाकल्चर फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिस्क मैपिंग एंड कम्युनिटी सेंट्रिक प्लानिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिस्क मैपिंग करना पड़ेगा, कम्युनिटी सेंट्रिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एआई पावर्ड हजार्ड मॉडल बनाना पड़ेगा। हजार्ड मॉडल मतलब कि कहाँ पे क्या, अगर डिजास्टर आने से, डिजास्टर आने की पहली वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, हजार्ड। जब वहां पे लॉसेस होने लगे तो क्या बोलते हैं, डिजास्टर। तो हजार्ड जब आता है तो उसका मैपिंग करना पड़ेगा, अलर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों में क्या होगा, फायदा हो सकता है। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। ये दोनों टॉपिक पे हम आने वाले टाइम में आंसर राइटिंग भी करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।